खिलाफ हैं, होने दो। आज मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, बच्चा लिख रहा था कि मतलब कुरान पाक की उसने आयत लिखी हुई थी कि भी जो शायर होते हैं वो गुमराह होते हैं और शायरों के रास्ते पे चलने वाले भी गुमराह होते हैं। तो उस बच्चे को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ना तो मैं शायर हूँ और ना मैं शायरों के रास्ते पे हूँ, बिकॉज़ मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ। ये सिर्फ़ फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट और बच्चों की जो है हौसला अफ़ज़ाई के लिए, यानी कि एक इंसान जो केमिस्ट्री पढ़ा रहा है वो किसी और शोबे में भी या मतलब किसी और फ़ील्ड में भी थोड़ा बहुत कुछ जान जान सकता है या जानता है। तो बेसिक मकसद ये है शेर सुनाने का कि बच्चे जो उर्दू में मार्क्स ले रहे होते हैं, तो वहाँ पे शेर लिखने की बड़ी ज़रूरत होती है। उर्दू ही वो सब्जेक्ट है जिसकी वजह से आप लोग अपनी पोज़ीशन बना सकते हैं या पोज़ीशन गिरा सकते हैं। तो जब मैं एफएससी कर रहा था या बीएससी की या फिर मैंने मैट्रिक की तो उर्दू में मेरे अल्लाह का करम है बहुत अच्छे नंबर आया करते थे। उसकी ख़ास वजह ये थी कि मुझे शेर अच्छे लगते थे और मैं शेर तैयार करता था और मैं अपने एक डायरी बनाया करता था कि उसमें अगर हम्द है, तो हम्द के लिहाज़ से मैं मुख़्तलिफ़ किताबों से, इंटरनेट से कोई 25-30 शेर लिख लेता था और उन्हें तैयार करता था। और इसी तरह नात शरीफ है, तो नात के लिए भी मैं 25-30 या 20 शेर या 50 शेर लिख लेता था अलग से डायरी पे और उन्हें याद कर लेता था। उनको याद करने का ये फ़ायदा होता था कि जब भी मैं तशरीह करने बैठता, तो नात का कोई भी शेर मेरे सामने आता, तो उसके हवाले के शेर से मुझे तशरीह जो है वो समझ आना शुरू हो जाती थी। तो ये बेसिक रीज़न थी, जब मैंने उर्दू में अच्छे नंबर लेने के लिए शायरी से लगाव शुरू किया। तो ना तो मैं इश्क का मारा हूँ, ना कोई दर्दो हूँ कि जो कोई इश्क के मारे होते हैं, फिर वो केमिस्ट्री के उस्ताद नहीं रहते। आप लोग जानते हैं केमिस्ट्री कितना मुश्किल सब्जेक्ट है। तो प्यारे बेटे इसी तरह मैंने ग़ज़लों में मतलब जैसे कि कोई ग़ज़ल है, तो उस ग़ज़ल को अगर मैं तैयार कर रहा हूँ, तो उसके रिलेटेड जितने भी हवाले के शेर हैं, मैं उस ग़ज़ल के उन्वान से अलग से लिख लेता था। तो ऐसा करते-करते मेरे पास काफ़ी सारा शेरों का ज़ख़ीरा हो गया। फिर मुझे शेर अच्छे लगने लगे, फिर मैं थोड़ा बहुत उन्हें समझता भी था और फिर मुझे यूँ हुआ कि जब कोई भी ग़ज़ल मेरे सामने आती है, मैं उसे 2 से 3 दफ़ा रीड करता हूँ ना तवज्जो से, तो वो मुझे याद हो जाती है। बस इसके अलावा कोई और लेना-देना नहीं है हमारा शायरी से। ख़ैर, तो आप बच्चे आप भी इस तरह तैयार किया करें शेर, ये उर्दू में आपको अच्छे नंबर दिलवा देंगे बिकॉज़ आप एफएससी कर रहे हैं, आपने अपना मेरिट बनाना है। मेरा तो कोई मेरिट से वास्ता नहीं है, ना मैंने अपना मेरिट बनाना है, ना कुछ। ख़ैर, तो जो बच्चा कह रहा था कि बेशक मैं एहतराम करता हूँ उसकी राय का, मगर बिल्कुल मैं शायर नहीं हूँ, मुझे कभी भी शेर लिखना नहीं आते, ना मेरा काफ़िया ठीक है, ना मेरा रदीफ़ ठीक है। तो ना मुझे तलमीही का पता है, ना मुझे इस्तारा का पता है, मुझे कुछ नहीं पता। बहरहाल, ख़ैर मैं एक ग़ज़ल से आज के लेक्चर का आगाज़ करूँगा। खिलाफ हैं, होने दो, जान थोड़ी है। खिलाफ हैं, होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआँ है, कोई आसमान थोड़ी है। और शेर है कि जो हमारे मुँह से निकले बस वही सदाकत है। हमारे मुँह में तुम्हारी ज़ुबान थोड़ी है। ये शेर भी मैं नहीं कह रहा, ये शायर कह रहा है। बेशक वो अपने आप को इतना सच्चा समझता होगा। तो इंडिया का शायर क्या कह रहा है? हमारे मुँह से जो निकले बस वही सदाकत है। हमारे मुँह में तुम्हारी ज़ुबान थोड़ी है। अगला शेर बहुत प्यारा है कि आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है। और शेर आखिर सुने कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 7 और आज के लेक्चर का नाम है इनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन। यानी आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें एंथैल्पी का कनेक्शन सॉल्यूशन के साथ होगा। तो सॉल्यूशन होता क्या है? आप अपनी पुरानी क्लास में पढ़ चुके हैं कि हम घरों में गर्मियों के मौसम में जो शरबत पीते हैं, उस शरबत में 2 चीजें होती हैं, पानी और चीनी। तो इस शरबत को केमिस्ट्री की दुनिया में सॉल्यूशन कहा जाता है। अब इस सॉल्यूशन में 2 मेन कंपोनेंट हैं। एक जो कि चीनी है, उसे सोल्यूट कहते हैं। एक जो कि पानी है, उसे सॉल्वेंट कहते हैं। तो शरबत यानी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट कम मिकदार में होता है, उसे सोल्यूट कहते हैं। जो कंपोनेंट ज्यादा मिकदार पे होता है, उसे क्या कहते हैं?
उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। तो अब ये सॉल्वेंट और सोल्यूट के मिलने से जो चीज तरतीब पाती है, बनती है, उसे सॉल्यूशन कहते हैं। तो जब भी कोई सॉल्यूशन बनता है, या तो हीट रिलीज हो रही होती है या हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है, यानी सॉल्यूशन का बनना भी एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसी चीज को आज हमने डिस्कस करना है कि जब भी कोई सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो हीट क्यों रिलीज होती है, या जब भी कोई सोल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो क्यों हीट एब्जॉर्ब होती है। तो यही हमारे आज के टॉपिक का नाम है। तो आइए शुरू करते हैं। प्यारे बेटे, मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा, डेसोल्यूशन। डेसोल्यूशन क्या है? चीनी को पानी में डालो, चीनी पानी में मिक्स हो जाए, गुम हो जाए, हल हो जाए, इस प्रोसेस को डेसोल्यूशन कहते हैं। हमने इसको इंग्लिश में लिखा भी है, क्या? द प्रोसेस ऑफ dissolving a solute in a solvent is called dissolution। सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डेसोल्यूशन। ठीक है सर जी, हमें समझ आ गई। अब ये जो डेसोल्यूशन होती है यानी सॉल्यूशन की फॉर्मेशन, ये 3 स्टेप में मुकम्मल होती है। स्टेप्स फॉर सॉल्यूशन फॉर्मेशन, सॉल्यूशन के बनने के 3 स्टेप होते हैं और वो मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला स्टेप है ओवरकमिंग द IMF इन सॉल्वेंट पार्टिकल, दूसरा स्टेप है ब्रेकिंग अप सोल्यूट इनटू देयर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, एंड तीसरा स्टेप है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन टू फॉर्म सॉल्यूशन। पहले स्टेप को समझते हैं, और यहां पे हम अपना सॉल्वेंट जो ले रहे हैं वो पानी को ले रहे हैं, वाटर को। ठीक हो गया, और मैं इसे इसी नीले कलर के मार्कर से ही ड्रा कर देता हूं। मैं और आप जानते हैं कि पानी के अंदर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा होता है बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है। हम पिछले चैप्टर में ये बात डिस्कस कर चुके कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे और हाइड्रोजन्स के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से पानी का एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से सेम इसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना के रहता है, और ये सिलसिला जो है थ्रू आउट द वाटर स्ट्रक्चर चलता रहता है। ठीक हो गया, ये हमारा सॉल्वेंट है। पहला स्टेप क्या है? आप इसमें जो सोल्यूट डालना चाहते हैं वो है NaCl। लेट सपोज सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, और इसका फार्मूला मैं और आप सब जानते हैं। कौन से मार्कर से शो करूं? ब्लैक कलर से। सोडियम क्लोराइड Na और Cl, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, Cl पे नेगेटिव चार्ज, और ये ऐसे सिलसिला चलता रहता है। बहुत सारे सोडियम, बहुत सारे क्लोराइड आपस में जुड़े होते हैं। तो पहला स्टेप है कि जैसे ही आप सोल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं तो पहला काम क्या होता है? पहला काम ये होता है कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं ना, उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, IMF हैं, वो ओवरकम होती हैं। ओवरकम का मतलब है टूटती हैं। क्यों टूटती हैं? मैं वजह बताता हूं। जब आप सोल्यूट को डाल रहे हैं सॉल्वेंट में, तो सॉल्वेंट ने उस आने वाले सोल्यूट को जगह देनी है, अपने अंदर समाना है, अपने अंदर जज्ब करना है। इसलिए सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाकर जगह पैदा कर रहे हैं, रूम क्रिएट कर रहे हैं, स्पेस पैदा कर रहे हैं, ताकि हमारे दरमियान सोल्यूट के पार्टिकल एडजस्ट हो जाएं। इसीलिए सोल्यूट के जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं वो अपने दरमियान बॉन्डिंग को ब्रेक करते हैं, और बॉन्डिंग को ब्रेक करके एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं। तो ओवरकमिंग का मतलब है ब्रेकिंग द IMF इन सॉल्वेंट पार्टिकल। सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि जब भी हमने देखा कोई बॉन्ड टूट रहा है तो वो ऐसे तो नहीं टूटता, उसके लिए तो एनर्जी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, यहां पर इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की जरूरत है, हीट की जरूरत है। तो एनर्जी या हीट, मैं हीट लिखूं तो ज्यादा बेहतर है, एनर्जी भी लिख सकता हूं, ठीक है। एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है। कहां से आती है एनर्जी? पानी अपने ही मॉलिक्यूल से ले लेता है या सराउंडिंग से ले लेता है, कहीं से भी ले लेता है। पानी एनर्जी गेन करता है, एनर्जी जज्ब करता है, और अपने बॉन्ड्स तोड़कर थोड़ा दूर दूर सॉल्वेंट के पार्टिकल हो जाते हैं। यानी इस पहले स्टेप में क्या हुआ? पहले स्टेप में जो है हीट जो है वो जज्ब हुई है। इसका मतलब ये पहला स्टेप जो था ये एंडो था, यानी एंडोथर्मिक था। जी, ये बात जहन में रखनी है। आइए आगे चलते हैं।
आइए देखते हैं दूसरे स्टेप में क्या होता है। ब्रेकिंग अप सोल्यूट इनटू देयर इंडिविजुअल कंपोनेंट। सोल्यूट जो है वो टूट कर अपने इंडिविजुअल कंपोनेंट में चेंज होगा। सोल्यूट कौन है? NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। इस तरीके से सोडियम क्लोराइड जो है वो आपस में जकड़े या जुड़े होते हैं। सोडियम का आयन क्लोराइड से, क्लोराइड का आयन सोडियम से, सोडियम का क्लोराइड से, क्लोराइड का सोडियम से, ये आपस में एक जाल है, फैला हुआ है। मैंने सिर्फ ये आपको 4 आयन दिखाए हैं। अब होगा क्या, ये सोल्यूट है, ठीक है, इसके जो इंडिविजुअल कंपोनेंट हैं वो कौन है? वो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन है। तो ये सोल्यूट जो है इसने अब दूसरे स्टेप में अपने इंडिविजुअल पार्टिकल में टूटना है। कैसे टूटेगा? इसके लिए पानी के मॉलिक्यूल भी इसको हेल्प करेंगे। कैसे हेल्प करेंगे मैं बताता हूं। ये देखें, ये पानी के मॉलिक्यूल क्या करेंगे? इस सोल्यूट को घेरना शुरू करेंगे। पानी के मॉलिक्यूल, ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे घेरते हैं पानी के मॉलिक्यूल सोल्यूट को। जी, पानी के मॉलिक्यूल सोल्यूट को घेरना शुरू कर देंगे बॉयज एंड गर्ल्स। वो आप देख लें कैसे घेर रहे हैं। आपको पता है पानी के ऊपर ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो होगा ये कि इधर से जो पानी का मॉलिक्यूल है वो अपने ऑक्सीजन की तरफ से सोडियम के साथ इंटरेक्ट होगा और इधर हाइड्रोजन की तरफ से क्लोराइड के साथ इंटरेक्ट, फिर ये वाले सोडियम से ये वाला इंटरेक्ट, ये वाले क्लोराइड से जो है ये वाले वाटर के जो हाइड्रोजन एटम है वहां से इंटरेक्ट होगा। तो पानी के मॉलिक्यूल जो है वो इसके गिर्द आ गए हैं NaCl के। अब ये पानी के मॉलिक्यूल खींच रहे हैं Na और Cl को, ताकि Na और Cl के दरमियान मौजूद बॉन्ड टूटे। मगर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के दरमियान मौजूद इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए भी एनर्जी की जरूरत है। तो यहां पर एनर्जी जो है यहां पर भी एनर्जी जज्ब होगी, जरूरत होगी, और इस एनर्जी का नाम होता है लैटिस एनर्जी। क्या नाम होता है? लैटिस एनर्जी। ये याद रख लेंगे कि कोई भी आयोनिक सॉलिड है उसको उसके आयंस में तोड़ने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत है उसे लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो एक तो पानी के मॉलिक्यूल खींच रहे हैं, दूसरा ये NaCl खिंचाव भी है, दूसरा ये Na और Cl का जो ये वाला बॉन्ड है ये इर्द गिर्द से एनर्जी गेन करके इस बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा। ये जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का बॉन्ड है ये टूटना चाहता है। इसको तोड़ने के लिए लैटिस एनर्जी की जरूरत है, एनर्जी चाहिए। तो ये NaCl, पानी के मॉलिक्यूल भी इसको खींच रहे हैं और ये NaCl इर्द गिर्द से एनर्जी को जज्ब करके, एनर्जी गेन करके अपना ये बॉन्ड तोड़ देगा। अब जब ये बॉन्ड टूटा तो सोडियम का आयन अलग हो गया और क्लोराइड का आयन जो है वो अलग हो गया। अब आगे चलते हैं। तीसरा स्टेप क्या है? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्ट टू फॉर्म सॉल्यूशन। अब क्या होगा? अब बॉन्ड बनेगा सोल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान। वो समझाता हूं कैसे। देखो भाई, हमारे पास है ये सोडियम का आयन Na पॉजिटिव चार्ज, ये क्लोराइड का आयन Cl नेगेटिव चार्ज, दोनों अलग अलग हो गए हैं दूसरे ही स्टेप में। अब क्या होगा? अब प्रॉपर स्टाइल के साथ पानी के मॉलिक्यूल ना इसको घेरेंगे, सोडियम के आयन को, ठीक है। तो तकरीबन 5 से 6 मॉलिक्यूल होते हैं सोडियम के आयन को घेरते हैं, जो 5 से 6, तकरीबन 6 से 5 मॉलिक्यूल होते हैं जो सोडियम के आयन को घेरते हैं। अब ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं जो मैं बना रहा हूं, आप देख भी रहे हैं कि इन वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। अब पानी आपको पता है पोलर होता है, पानी के 2 एंड होते हैं, पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड यही ऑक्सीजन वाली होती है जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, आप देख भी रहे हैं, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पानी के जो नेगेटिव साइड वाले एंड हैं यानी ऑक्सीजन वाले एटम हैं वो सोडियम के गिर्द मुकम्मल तौर पर इसको घेर लेंगे और सोडियम के साथ पक्का पक्का बॉन्ड डेवलप करेंगे, इंटरेक्शन पैदा करेंगे। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बॉन्ड बन गए। ये जो बॉन्ड बन गया इस बॉन्ड का नाम है आयन डाइपोल फोर्स। क्या नाम है भाई? आयन डाइपोल फोर्स। सर जी आप इसको आयन डाइपोल फोर्स क्यों कह रहे हैं? बेटा ये भी एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। आयन डाइपोल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि Na आयन है और पानी क्या है? डाइपोल है। तो आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन भी मौजूद है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज प्रेजेंट बिटवीन वाटर एंड आयन, ठीक है। आप इसको यूं भी कह सकते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज प्रेजेंट बिटवीन आयन एंड एनी पोलर मॉलिक्यूल। तो पानी की जगह कोई और भी पोलर मॉलिक्यूल हो सकता है। सेम इसी तरह क्लोराइड की बात करें तो क्लोराइड के गिर्द भी पानी के मॉलिक्यूल जो है वो इसको घेर लेते हैं, ठीक है। बाज बुक्स में ये बताया गया है कि ये जो पानी के मॉलिक्यूल हैं इसके गिर्द जो हाइड्रोजन होते हैं वो क्लोराइड के गिर्द सराउंड होते हैं,
क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और हम और आप जानते हैं कि क्लोराइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाली साइड से क्लोराइड के साथ पानी के मॉलिक्यूल इंटरेक्शन शो करते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है ना जनाब, यहां से भी जो है वो इस बॉन्ड को भी क्या कहते हैं, आयन डाइपोल फोर्स कहते हैं, ठीक हो गया। अब ये देखते हैं कि इस जगह पर हुआ क्या है। देखें ऊपर यहां पर भी एंडो था, एनर्जी जज्ब हुई थी, इधर भी एंडो था, हीट जज्ब हुई थी। यहां पर एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं हुआ है, यहां पर एनर्जी जो है वो रिलीज हुई है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड डेवलप हुए हैं, हमने पीछे पढ़ा हुआ है। बॉन्ड ब्रेकिंग जब होती है तब एनर्जी गेन होती है, और जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो ये वाले बॉन्ड जो बने हैं इधर से भी एनर्जी रिलीज होगी, ये वाले बॉन्ड जो डेवलप हुए हैं इधर से भी एनर्जी रिलीज होगी। तो ये जो तीसरा स्टेप है ये एक्सोथर्मिक है, इस दौरान जो है एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। इज दैट क्लियर? यस। अब आपने ये देखा कि ये पूरा प्रोसेस डिसोल्यूशन का प्रोसेस था। इस पूरे प्रोसेस के दौरान दो काम हो रहे थे। ऊपर वाले दो कामों में इस पूरे प्रोसेस के दौरान 2 दफा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही थी और 1 दफा एनर्जी रिलीज हो रही थी। अब हम ये देखते हैं कि ओवरऑल ये प्रोसेस क्या होगा, यानी NaCl को पानी में डाल दिया तो ओवरऑल ये प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। तो वो डिपेंड करता है कि जज्ब कितनी हुई और रिलीज कितनी हुई। मैं आपको समझाता हूं। देखो, अगर यहां पे फर्ज करो हम सपोज कर रहे हैं कि यहां पर 50 किलो जूल एनर्जी जो है वो जज्ब हुई है और इधर भी 50 किलो जूल एनर्जी जो है वो जज्ब हुई है और यहां पर हमें मिली है 150 किलो जूल एनर्जी। तो ओवरऑल कितनी मिली है बताओ? 50 और 50 100 हो गया, 100 तो खर्च हुई, 150 मिल रही है। 100 खर्च किया, 150 मिल रहा है। तो ज्यादा मिल रही है या ज्यादा खर्च हो रही है? ज्यादा मिल रही है, तो ओवरऑल खारिज हो रही है वो जो। तो इसमें आप ये देखें कि ओवरऑल तो हमें एनर्जी मिल रही है, क्योंकि हमारा खर्चा 100 रुपए का है और हमें मुनाफा 150 का हो रहा है। तो ओवरऑल ये प्रोसेस अब एक्सोथर्मिक होगा, यानी कि इस सोल्यूट NaCl को जब आप पानी में डालोगे तो ओवरऑल हीट रिलीज हो रही होगी, तो इसका प्रोसेस जो है वह एक्सोथर्मिक कहलाएगा। इसके उलट देखते हैं, अगर यहां भी 50 किलो जूल एनर्जी यूज हुई, इधर भी 50 यूज हुई और इधर हमें मिली 70 किलो जूल, तो अब क्या कहना है आपका कि 100 खर्च हो गई, 70 मिली, तो ओवरऑल दी गई है 30 किलो जूल एक्स्ट्रा दी गई है। तो ये पूरा प्रोसेस फिर क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ, जो कि है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या होती है कि जब भी कोई सॉल्यूशन बनता है, यानी जब आप किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डालते हैं, तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। हीट, ओवरऑल हीट रिलीज भी हो सकती है, हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है। तो उस ओवरऑल एब्जॉर्ब होने वाली या रिलीज होने वाली हीट को एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का नाम देते हैं। वही मैंने डेफिनेशन में भी लिखा है कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, हो सोल्यूट नहीं है यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ a substance is dissolved in excess of solvent। ठीक है, 1 मोल सोल्यूट लेना है, 1 मोल सब्सटेंस लेना है, उसको बहुत ज्यादा एक्सेस मिकदार में मौजूद सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करना है, तो उस दौरान जो हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी उसकी मिकदार को हम कहेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, और इसे जाहिर करते हैं डेल्टा H नॉट SOL से। ठीक है, अच्छा, और ये SOL जो है ये एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, ये एंडोथर्मिक भी हो सकती है, यानी ये ओवरऑल वो मैं आपको समझा चुका हूं। इसमें एक लफ्ज लिखा हुआ है टू गिव इनफिनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, इनफिनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? पहले तो ये समझें डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। पतले सॉल्यूशन को जिसमें सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हो, सोल्यूट कम हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। अच्छा, इनफिनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन किसे कहते हैं मैं बताता हूं। इनफिनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन इतना ज्यादा पतला सॉल्यूशन है, इतना ज्यादा पतला सॉल्यूशन है कि अगर उस सॉल्यूशन में मजीद और उसे पतला किया जाए और पानी या सॉल्वेंट डाला जाए, तो ना तो हीट, कोई भी हीट चेंज नहीं होगा, ना हीट इवॉल्व होगी ना हीट एब्जॉर्ब होगी, उसको कहेंगे इनफिनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन। सर जी हमको काख नहीं समझ आई। अब सुनो, आपके पास है 1 मोल सोल्यूट है, तो आपने उसको 10 मोल पानी में डिसॉल्व किया, डिसॉल्व हो गया, ये वाले इंटरेक्शन भी कायम हो गए। 10 मोल पानी बहुत ज्यादा है, उसमें 1 मोल NaCl डिसॉल्व हो गया है। अब आप क्या करते हैं, हाँ, जो हीट रिलीज होनी थी वो हो गई, जो एब्जॉर्ब होनी थी वो हो गई, व्हाट्सएवर। अब आपने क्या किया, आपने मजीद उसमें पानी डाला,
मजीद, अब मजीद पानी डाल रहे हो, कोई हीट रिलीज होगी, कोई हीट एब्जॉर्ब होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जो सोल्यूट के पार्टिकल थे वो तो एडजस्ट हो गए, उन्होंने तो पानी के अंदर अपनी जगह बना ली, अब सोल्यूट के पार्टिकल तो बचे ही नहीं। तो अब ऐसा सोल्यूशन जिसमें मजीद पानी डालने से ना तो हीट रिलीज हो ना हीट एब्जॉर्ब हो, उसे इनफिनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। अगर आपको समझ नहीं भी आई तो आप ये याद रखें, बहुत पतला सॉल्यूशन जो होता है उसे इनफिनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें सोल्यूट तो सिर्फ 1 मोल होगा, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होगा। अच्छा भाई, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की दो एग्जांपल पढ़ते हैं। हमारे पास एक साल्ट है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सॉलिड फॉर्म में है, हम इसको पानी में डाल रहे हैं, AQ माने एक्वस यानी पानी में डाल रहे हैं, तो सोडियम के आयन अलग हो जाएंगे, एक नहीं बल्कि कितने हैं, 2 आयन हैं, पॉजिटिव चार्ज, और कार्बोनेट CO3-2 इनके आयन भी अलग हो जाएंगे, और इनके साथ लिखते हैं AQ का मतलब है ये पानी में घुल गए हैं, पानी का हिस्सा बन गए। तो इस दौरान जो हीट चेंज आया है डेल्टा HSOL, इसकी क्या वैल्यू है? इसकी वैल्यू वो बताता है -25 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब माइनस का साइन है, तो ये वाला प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। सोडियम कार्बोनेट को जब आप पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ओवरऑल हीट रिलीज होगी, जिसे आप एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन या स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, दूसरी मिसाल है अमोनियम क्लोराइड की। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, NH4Cl सॉलिड फॉर्म में है, आप इसको AQ यानी पानी एक्वस में डालें तो ये अपने आयन्स में टूटेगा, अमोनियम का आयन जो है NH4 पॉजिटिव अलग हो जाएगा और क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा, इसके गिर्द भी पानी के मॉलिक्यूल इसे घेर लेंगे, इसके गिर्द भी पानी के मॉलिक्यूल इसे घेर लेंगे। इस दौरान जो डेल्टा HSOL होगा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, उसकी वैल्यू होती है +16.2 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक हो गया। तो ऊपर वाले साल्ट को जब पानी में डालोगे तो ओवरऑल हीट रिलीज हो रही होगी, नीचे वाले साल्ट को जब पानी में डालोगे तो ओवरऑल हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी। तो इस रिलीज होने वाली या एब्जॉर्ब होने वाली दोनों हीट्स को आप नाम देते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का। ओके हो गया, सब कुछ समझ आ गया। अब आप ये देखें कि ये जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है, ठीक है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? डिपेंड अपॉन 2 थिंग्स, दो चीजों पे ये डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है ये हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर, और एक डिपेंड करता है ये लैटिस एनर्जी के ऊपर। लैटिस एनर्जी को जाहिर करते हैं डेल्टा HLA_T, और हाइड्रेशन एनर्जी को जाहिर करते हैं डेल्टा HY_D हाइड्रेशन एनर्जी। ओके हो गया। अब लैटिस एनर्जी के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं कि भाई Na और Cl के दरमियान बॉन्ड है आयोनिक, उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी दरकार है उसे लैटिस एनर्जी कह रहे हैं। हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में मैंने आपको नहीं बताया, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है ये भी बताता हूं। इससे पहले हम पढ़ेंगे कि हाइड्रेशन किससे कहते हैं। वैसे हम पढ़ चुके हैं मगर मैं फिर भी बता रहा हूं। देखो हाइड्रेशन क्या होता है। हाइड्रेशन है द प्रोसेस इन विच वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड, ये लफ्ज है सराउंड, एंड इंटरैक्ट और ताल्लुक कायम करते हैं विद आयंस ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड हाइड्रेशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पानी के मॉलिक्यूल सोल्यूट के आयंस को घेरते हैं और उनके साथ इंटरेक्शन पैदा करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ये देखो यहां पर ये NaCl जब टूटा तो सोडियम का आयन अलग हुआ, क्लोराइड का आयन अलग हुआ, तो सोडियम का आयन सोल्यूट का आयन है, क्लोराइड का आयन भी सोल्यूट का आयन है। सोडियम के आयन के गिर्द पानी के मॉलिक्यूल ने घेरा सोडियम के आयन को और उसके साथ इंटरेक्शन पैदा किया, बॉन्ड बनाया। यहां भी क्लोराइड आयन के गिर्द पानी के मॉलिक्यूल ने उसे घेरा और उसके साथ इंटरेक्शन कायम किया। इधर भी ये जो इंटरेक्शन, ये जो प्रोसेस हुआ है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन, इस प्रोसेस को भी बोलते हैं हाइड्रेशन। सही है जी। अब इस प्रोसेस के दौरान हीट रिलीज हुई थी, इधर भी हीट रिलीज हुई थी, मैंने आपको बताया था ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इधर तीसरे स्टेप में जब सोल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, तो जो हीट रिलीज होती है इस हीट को कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। क्या कहते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। शर्त यह है कि सॉल्वेंट हमारा कौन हो? पानी हो। ओके, अब हाइड्रेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? आपकी बुक ने तो लिखा है द एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व्ड, मैं बेहतर लिखता हूं, आपकी बुक से बेहतर लिख रहा हूं कि द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, एंडो नहीं होती, इसलिए डायरेक्ट आप लिखें द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट dissolved in excess of water to form infinite dilute solution। इनफिनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है वो मैं आपको बता चुका हूं, बहुत पतला सॉल्यूशन होता है। 1 मोल सोल्यूट जब डिसॉल्व होगा मैक्सिमम बहुत ज्यादा मिकदार ऑफ वाटर के अंदर, तो वो इंटरेक्शन होगी, हाइड्रेशन का प्रोसेस होगा,
तो उस हाइड्रेशन के प्रोसेस के दौरान जो रिलीज होगी हीट उसे कहेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। तो अब ये जो डेसोल्यूशन का प्रोसेस होता है, यानी किसी भी साल्ट को जब हम पानी में या किसी सॉल्वेंट में डालते हैं, ज्यादातर हम पानी लेते हैं तो इसे डेसोल्यूशन कहते हैं। तो ये डेसोल्यूशन का प्रोसेस दो चीजों पे डिपेंड करता है, हाइड्रेशन एनर्जी पर भी, लैटिस एनर्जी पर भी। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। एक फार्मूला बनाकर दे रहा हूं, बुक में नहीं है, उससे आपको समझ भी आ जाएगी। हमारे पास फार्मूला है डेल्टा एच SOL, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पॉजिटिव एंड डेल्टा एच SOL इज इक्वल टू नेगेटिव। अब देखना, मेरी बात समझना। अगर मेरे बेटे, तवज्जो करना, अगर मेरे बेटे यहां पे मैं लिखता हूं हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है, HYD, यहां पे मैं लिखता हूं लैटिस एनर्जी। अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से, ओहो, अगर लैटिस एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी से ज्यादा हुई तो क्या होगा? तो डेल्टा HSOL की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में होगी, यानी डेसोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक होगा। समझाता हूं। सेम इसी तरह से अगर जो है वो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा हुई, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा हुई एंथैल्पी ऑफ लैटिस एनर्जी से, अगर ये केस हुआ तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है उसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव में आएगी और डेसोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। मेरे ख्याल में आपने मेरी बात समझी है। देखो इस केस में, देखो पहली एग्जांपल में ये रिएक्शन हो रहा है, ओवरऑल जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है उसकी वैल्यू किसमें आई है? नेगेटिव में आई है। यानी इसमें ये वाला केस है, ये वाले केस का मतलब ये है कि लैटिस एनर्जी कम है और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। अब समझना, इसका मतलब ये है कि यहां पर इस बांड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी गेन की गई वो कम थी और यहां पर बांड जो बना, एनर्जी जो मिली वो ज्यादा थी। तो इस्तेमाल कम हुई और मिली हमें ज्यादा, तो ओवरऑल रिलीज हो रही है ना एनर्जी, तो माइनस का साइन। इसका मतलब रेजोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है। नीचे वाले केस में देखें, नीचे वाले केस में अमोनियम क्लोराइड के केस में तो पॉजिटिव जवाब आया है डेल्टा HSOL का पॉजिटिव। इसका मतलब इस केस में हाइड्रेशन एनर्जी कम और लैटिस एनर्जी ज्यादा है। लैटिस एनर्जी का मतलब है यहां पर बांड तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी खर्च हुई है, इधर जब बांड बने हैं तो कम एनर्जी मिली है, खर्च ज्यादा हुई मिली कम, तो ओवरऑल जो है वो पॉजिटिव साइन होगा। ठीक हो गया। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर यहां पर भी तो एनर्जी थी इस जगह पर जो खर्च हो रही थी। बेटा ये एनर्जी इतनी होती है कि पानी खुद अपने आप से ले लेता है और अपने बांध ढीले कर देता है, इसलिए इसको यहां हम डिस्कस नहीं कर रहे होते। यहां हम इन दोनों को डिस्कस कर रहे होते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी, सॉरी लैटिस एनर्जी को और हाइड्रेशन एनर्जी को। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है इसके कुछ फैक्टर्स हैं हाइड्रेशन एनर्जी के। तो वो फैक्टर्स क्या हैं? दो फैक्टर्स हैं। नंबर 1 साइज ऑफ आयन, नंबर 2 चार्ज ऑन आयन। आपको पता है ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है, हाइड्रेशन एनर्जी ये वो एनर्जी है जब आयन के गिर्द पानी के मॉलिक्यूल उसे घेरते हैं। तो ये वाला जो आयन्स होते हैं, इन आयन्स का साइज और इन आयन्स का जो चार्ज है वो यहां से रिलीज होने वाली हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू को अफेक्ट करता है। कैसे? अब ये दो चीजें हैं, इन दो चीजों को मिक्स करके हम एक टर्म बना लेते हैं जिसका नाम है चार्ज डेंसिटी। क्या नाम है? चार्ज डेंसिटी। अब ये चार्ज डेंसिटी क्या होती है? इसकी डेफिनेशन बुक वाले ने लिखी है, चार्ज पर यूनिट एरिया। किसी भी यूनिट एरिया के ऊपर, पर यूनिट एरिया, किसी भी यूनिट एरिया के ऊपर मौजूद चार्ज को चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो इसमें चार्ज भी आ जाता है, यूनिट एरिया भी आ जाता है, यानी उसका साइज भी आ जाता है, दोनों चीजें आ गई हैं। ठीक है, अब हम चार्ज डेंसिटी का ना फार्मूला बनाते हैं। चार्ज डेंसिटी, ये जो चार्ज डेंसिटी होती है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी।
ये हाइड्रेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और चार्ज डेंसिटी किसके बराबर है? चार्ज ओवर साइज के। ये फार्मूला है चार्ज डेंसिटी का। चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब समझिएगा बात को, अगर किसी भी आयन के ऊपर चार्ज ज्यादा है तो उसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा है। सेम इसी तरह से अगर किसी आयन का साइज ज्यादा है तो चार्ज डेंसिटी कम है। चार्ज डेंसिटी कम है तो हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या है? कम है। ऐसे नहीं बात बनेगी। एग्जांपल लेंगे, पीरियोडिक टेबल में ना पीरियड नंबर 3 है, सोडियम का आयन है Na पॉजिटिव, मैग्नीशियम का आयन है Mg+2, एल्यूमिनियम का आयन है Al+3। अब आपसे सवाल है, तीन आयन हैं, तीनों में से किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी? तो सर जी अब हम क्या करें? आप चार्ज को देखो पहले, क्या इनमें चार्ज डिफरेंट है? बिल्कुल। सोडियम पे +1 है, मैग्नीशियम पे +2, एल्यूमिनियम पे +3 है। चार्ज डिफरेंट है। तो जिसका चार्ज सबसे ज्यादा होगा उसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो जिसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी उसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो देखो, एल्यूमिनियम का चार्ज +3, चार्ज ज्यादा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। तो एल्यूमिनियम का सबसे ज्यादा चार्ज है तो चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी और हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी, और सो ऑन, इस तरीके से। इसी तरह पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 2 ए है, वो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रे, मांगे कार स्कूटर। ये तीन आइन है, +2 +2 +2। एक ग्रुप में पाए जाने वाले तमाम आइन्स के ऊपर चार्ज सेम होता है। अब इनमें से बताएं कि किसकी चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा और किसकी सबसे कम है। सर जी इन पे तो चार्ज सेम है। यार जिस पर सेम चार्ज हो ना, वहां आप फिर चार्ज नहीं बल्कि साइज देखते हैं। अब साइज कैसे देखोगे? ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो साइज में इजाफा होता है। मैग्नीशियम का साइज कम, स्ट्रोंशियम का साइज ज्यादा। तो जिसका साइज ज्यादा उसकी चार्ज डेंसिटी कम, उसकी क्या नाम है, हाइड्रेशन एनर्जी भी कम। तो जिसका साइज कम, जिसका साइज कम यानी मैग्नीशियम का साइज कम, तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा और हाइड्रेशन एनर्जी भी ज्यादा। तो इसका मतलब मैग्नीशियम की सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, उससे कम कैल्शियम की होगी, उससे कम जो है ना वो स्ट्रोंशियम की होगी। तो यहां पर हम आज का ये लेक्चर खत्म करते हैं। कल हम इंशाल्लाह लेटेस्ट एनर्जी को भी डिटेल से पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल हैं, कुछ चीजें हैं, उनको डिस्कस करेंगे।